जब से आयोग ने कहा है कि एलटी ग्रेड में 2 एग्जाम होंगे, प्री और मेन, तब से बच्चों की नींद इस चीज को लेकर उड़ गई है कि ना तो उन्होंने एलटी ग्रेड के मेन एग्जाम का सिलेबस दिया है, ना तो उसका कोई पैटर्न बताया है, और ना ही उसकी कोई परीक्षाएं हो रखी हैं, और ना ही ये बताया है कि ये बहुविकल्पीय होगा या आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, क्या होगा। तो ये सब समस्याएं जो हैं एलटी ग्रेड स्टूडेंट के आगे आ रही हैं कि आखिरकार क्या करें क्या ना करें। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि एलटी ग्रेड में मेन एग्जाम हो रहा है। जो एलटी ग्रेड का एक लेवल हाई पेपर है, जिसको हम जीआईसी प्रवक्ता कहते हैं, पिछली बार वहां भी ये परिवर्तन हुआ था। यहाँ पे 2 एग्जाम हुए थे, एक प्री एग्जाम हुआ था और मेन एग्जाम हुआ था। और भी भारत में कई परीक्षाएं हैं शिक्षक भर्ती की, जैसे रीट अगर आप देखो तो वहां भी प्री होता है, मेन होता है। और इसके अलावा आपका पीसीएस है, वहां प्री भी होता है, मेन भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। असल में ये इसका एक अपना पूरा क्या है, एक व्याकरण है, एक पूरा गणित है। किसका? इन परीक्षाओं का पूरा गणित है। गणित क्या है? कुछ एक वनडे एग्जाम होते हैं जो एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं, बहुविकल्प वाले होते हैं। कुछ 2 डे एग्जाम होते हैं जो 2 दिन चलते हैं, प्री और मेन करके। वहां मेन में भी क्या होता है, एक एग्जाम वो होते हैं मेन में जो बहुविकल्पीय होते हैं, एक जो है वो आपके लिखित और डिस्क्रिप्टिव वाले होते हैं, लिखना पड़ता है। और तीसरे वो एग्जाम होते हैं 3 डे एग्जाम, जहां पे आपको क्या है, प्री देना पड़ता है, मेन देना पड़ता है और इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी चेक करने के लिए होता है। तो ये कोई नया नहीं है कि यहाँ पे पहली बार 2 एग्जाम है। जीआईसी प्रवक्ता में भी पिछली बार 2 एग्जाम हुए थे। तो अब समस्या क्या है कि कैसा होगा? तो ये तो आप मानकर चलिए ये पेपर जो है ये आपका बहुविकल्पीय होगा, लिखित एग्जाम नहीं होगा। वो बात अलग है कि अगर उनको निबंध उन्होंने सिलेबस में ऐड किया तो वहां पे वो आपका रिटन ले सकते हैं, लेकिन कुछ नंबर का मामला हो सकता है। लेकिन 99% मान के चलिए कि आपका ये एग्जाम जो है बहुविकल्पीय ही होगा। पहले बात यही आ रही थी कि ये पेपर लिखित होगा, लेकिन समस्या ये आई कि भाई इतनी ढेर सारी कॉपियां कैसे चेक होंगी और समस्या बढ़ जाएगी। तो ये आप मान के चलिए ये आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके बाद आप कह रहे हो सिलेबस नहीं है, एलटी ग्रेड में क्या है, सिलेबस नहीं है। तो भाई सिलेबस का तो ये है कि जो विषय है उसका सिलेबस तो चेंज हो नहीं जाएगा। तो जो एलटी ग्रेड का आपका प्री का सिलेबस रहेगा उसी में कुछ यूनिट जो हैं बढ़ जाएंगी। जो प्री का आपका सिलेबस रहेगा एलटी ग्रेड का, उसी में कुछ यूनिट जो हैं मेन में बढ़ जाएंगी। लगभग वो यूनिट तो होंगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो था ये आपका जीआईसी प्रवक्ता का सिलेबस है। ठीक है, किसका है? जीआईसी प्रवक्ता का। ये आपका एलटी ग्रेड का है। क्या है? एलटी ग्रेड का। तो जो आपका एलटी ग्रेड का मेन एग्जाम होगा वो जीआईसी प्रवक्ता से कम और एलटी ग्रेड से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये बात मेरी सभी स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे, केवल वही समझ पाएंगे जो इन दोनों सिलेबसों को समझते हैं, एलटी ग्रेड को और जीआईसी को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है वो सिलेबस है, तो जब आपको सिलेबस क्लियर नहीं है कि मेन का एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, तब आप पहले क्या करिए, अपने जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जब तक पता लगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा या सिलेबस आ जाएगा, तब आपका जो 80% सिलेबस है एलटी का वो तैयार हो जाएगा, और जो मान के चलिए 20% सिलेबस जो एक्स्ट्रा है वो आपको पता लगेगा। तो जब तक आपका भाई परीक्षा होगी, फॉर्म भरा जाएगा, 2-3 महीने का समय तो लगेगा ही, तब आप उस सिलेबस को तैयार कर लेंगे। तो पहले आप किस सिलेबस को तैयार करिए, किसको करिए? अपने एलटी के सिलेबस को तैयार करिए। ये तो मान के चलिए होगा ही होगा। भाई किसी का हिंदी से आप एलटी ग्रेड दे रहे हो तो सिलेबस तो चेंज हो नहीं जाएगा, ना बायो वालों का होगा, ना साइंस वालों का होगा, ना मैथ वालों का होगा। अब बात आई कि कैसे हम मेन एग्जाम की तैयारी शुरू करें। देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाऊं कि प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, जो आदमी मेन एग्जाम को लेके चलेगा बात उसी की बन पाएगी, क्योंकि प्री एग्जाम केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। जो प्री एग्जाम है वो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपकी छटाई के लिए है, भीड़ को कम करने के लिए है, आपको मुख्य परीक्षा तक पहुंचाने के लिए है। प्री एग्जाम के नंबर नहीं जुड़ेंगे, प्री एग्जाम से सिलेक्शन नहीं होगा, वो केवल क्वालिफाइंग है, पात्रता का एग्जाम है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेन से होगा, मेरिट जो है मेन की बनेगी। तो अब मेन की तैयारी कैसे शुरू करें, और बात यह कि एलटी ग्रेड में जो मेन एग्जाम है इसकी क्या डिमांड है, यानी मेन एग्जाम जो हम मुख्य परीक्षा से कहते हैं उसकी क्या डिमांड है, वो क्यों होता है, उसे कैसे स्टूडेंट चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि पेपर 3 प्रकार के होते हैं। 1 डे एग्जाम जो 1 दिन चलते हैं, 2 डे एग्जाम 2 दिन चलते हैं, 3 डे एग्जाम 3 दिन चलते हैं। तो जिस तरीके से पेपर 3 प्रकार के होते हैं उसी तरीके से स्टूडेंट के भी 3 प्रकार होते हैं।
हैं। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जो स्वयं पढ़ने वाले होते हैं, अस्त व्यस्त पढ़ाई करते हैं, ना कोई पैटर्न का क्लियर ना कुछ क्लियर, बस क्या है अपने पढ़ रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, लेकिन वो नोट्स कम बनाते हैं और पूरी तरीके से टीचरों पर ही डिपेंड रहते हैं, वो जो पढ़ाएंगे वही पढ़ेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। तीसरे स्टूडेंट वो होते हैं कि जो स्वयं पढ़ाई करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, पैटर्न देख कर पढ़ते हैं, उनके पास एंथेटिक किताबें होती हैं और विशेष रूप से किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में क्या करते हैं, नोट्स बनाकर तैयारी करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मेन एग्जाम का मतलब ही है क्रिटिकल थिंकिंग, विस्तृत गहन चिंतन। जो प्री एग्जाम होता है उसमें बहुत बड़ा सिलेबस आता है, व्यापक आता है, क्वेश्चन सतही भी हो सकते हैं, थोड़ा डीप भी आ सकते हैं, लेकिन जो किसी भी एग्जाम का जो मेन एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा होती है, वहाँ क्वेश्चन डीप ही आते हैं। तो जो ये स्वयं पढ़ने वाले छात्र हैं या कोचिंग पढ़ने वाले छात्र हैं, ये वनडे एग्जाम को तो फोड़ देते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ इनकी किस्मत भी काम कर जाती है, तुक्केबाजी चल जाती है, तो इन लोगों का ये एग्जाम क्रैक कर देते हैं। लेकिन जो ये 2 डे एग्जाम होते हैं, प्री और मेन एग्जाम में जो 2 डे एग्जाम होते हैं, 2 दिन एग्जाम चलता है या 3 डे एग्जाम चलता है, इसको ये स्वयं पढ़ने वाले कोचिंग वाले आसानी से नहीं फोड़ पाते, क्योंकि जो प्रश्न पत्र होता है उसकी प्रवृत्ति भी अलग होती है, प्रकृति भी अलग होती है, काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो डिमांड है वो है नोट्स बनाकर तैयारी करना। जो स्टूडेंट नोट्स बनाकर व्यवस्थित तैयारी कर रहा है और वो भी पैटर्न को देखकर, एंथेटिक किताबों को पढ़कर, किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में, वही आदमी इसको क्या कर सकता है, 2 डे एग्जाम को क्रैक कर सकता है। क्योंकि 2 डे एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे नहीं आते कथन निष्कर्ष वाले आते हैं, ठीक है, आपको मिलान करवा लेगा, काल क्रमानुसार पूछ लेगा। तो ये एग्जाम की डिमांड क्या है कि आपको नोट्स बनाकर तैयारी करना पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, टॉपिक पे चिंतन करना पड़ेगा और मटेरियल आपका एंथेटिक होना चाहिए। वही लोग क्या करेंगे, इसको 2 डे एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। 3 डे एग्जाम में एक चीज़ और एक्स्ट्रा होती है, वो होता है इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो वहाँ भी जो एक्सपर्ट लोग होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बता ही देते हैं। पर आपको यहाँ 3 डे एग्जाम से मतलब नहीं है, आपको मतलब है 2 डे एग्जाम से, ठीक है। तो ये 2 डे एग्जाम किसका होना है, जो नोट्स बनाकर तैयारी करेगा परीक्षा पैटर्न के हिसाब से और सिलेबस को देखकर अच्छी किताबों से। तो डिमांड समझ गए, डिमांड इतनी सी है कि आपको व्यवस्थित तैयारी करेंगे तभी आपका 2 डे एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है कि भैया अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं तो पता लगा मेन में रह जा रहे हैं, मेन की तैयारी कर रहे हैं तो पता लगा प्री नहीं निकला, और प्री नहीं निकला फिर आप मेन में नहीं बैठ पाओगे और फिर आपकी कहानी खत्म है। इसको ही तो कहते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, आगे भी कुआं पीछे खाई है। प्री कर रहे हैं तो भी मर रहे हैं, मेन कर रहे हैं तो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नोट्स बना के अपने सिलेबस को ढंग से तैयार करोगे तो आपके आगे ये समस्या नहीं आएगी। तो अब इसकी तैयारी हम कैसे मेन की शुरू करें, तो मैंने बता दिया सिलेबस क्या चुनना है। जो LT ग्रेड का आपका सिलेबस है, आपके सब्जेक्ट का, हिंदी का, ठीक है, संस्कृत का, साइंस का, मैथ का, कॉमर्स का, जो भी सिलेबस है उसको आपने क्या करा, निकाल लिया। और निकालने के बाद उस सिलेबस को तैयार करने से पहले भाई स्वयं को समझ लेना अपने आप से, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। स्वयं को ये समझ लेना कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कहीं आपको, भाई आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपको लग रहा है कि LT में क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, ना प्री कर पाऊंगा, ना मेन कर पाऊंगा, और अगर मैंने प्री कर लिया तो मेरा मेन नहीं होगा, तो आप छोड़ दीजिए, फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वनडे एग्जाम में क्या होता है, सोचना ही नहीं है, जाना है, एग्जाम देना है, हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। ये एक लंबी रेस है, यहाँ प्री भी है, मेन भी है। पता लगा आपको पहले ही कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा नहीं होगा, तो आप इसे छोड़ दीजिए। और आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा, तब आप आगे बढ़िए। अब आपको सर कैसे पता लगाएं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो बहुत आसान तरीका है। जो 2018 का LT ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसको आप लगाकर देख लीजिए ईमानदारी से। अगर उसमें आपके 70% के आसपास नंबर आ रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी स्थिति सही है, तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके कम आ रहे हैं तो नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 70% नंबर आ रहे हैं तो अच्छा है, और अगर 70% से कम आ रहे हैं तो और मेहनत से तैयारी करिए, और सीरियस होकर पढ़ाई करिए, और व्यवस्थित होकर तैयारी करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके कम नंबर आ गए, अरे अब तो हमारा होगा ही नहीं। ये एक स्वयं का आकलन होता है कि आप कितने पानी में हो। तो आप 18 वाला पेपर लगा के देखो, भाई पेपर तो निश्चित रूप से कठिन ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 18 में 5-6 साल हो गए, भर्ती आई कहाँ है, और मेन तो अपने आप में ही पेपर जो है कठिन होता है। तो
तो आपको पहले स्वयं को समझना पड़ेगा और आप पेपर लगा के देख लीजिए क्या नंबर 70% के आसपास आ रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं तो और मेहनत करना पड़ेगी, और अगर आप ज़्यादा ही कम आ रहे हैं और आत्मा भी कह रही है नहीं हो पाएगा तो छोड़ दीजिए, फिर कोई मसला नहीं है तैयारी करने का। ठीक है, फिर आप वनडे एग्जाम ही देखिए, जैसे टीजीटी का वनडे होता है और कई एग्जाम वनडे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है कि आपको पढ़ाई का व्याकरण समझना पड़ेगा। अब आपने माइंड मेकअप कर लिया, अपने माइंड को सेट कर लिया कि आपको तैयारी करना है ये प्री और मेन की, आपका माइंड मेकअप हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पढ़ाई का व्याकरण समझना है। पढ़ाई का बड़ा व्याकरण ये होता है, ये साइकोलॉजी होती है, क्योंकि पढ़ाई पूरी एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। ठीक है, आपको याद नहीं हो रहा है, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, आपका अभी मन नहीं है पढ़ने का। ठीक है, आप जो है आपको टाइम टेबल के हिसाब से चला नहीं जा रहा है, आपको किताब पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, आप बोर हो रहे हो, तो ये समस्याएं क्यों आती हैं जब आप पढ़ाई का व्याकरण नहीं समझते या पढ़ाई का गणित नहीं समझते। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं कि यहाँ बहुत से लोग होंगे जो गाने को गाते होंगे या सिंगिंग करते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो सिंगिंग का व्याकरण जानते होंगे या जो संगीत का व्याकरण जानते होंगे। गाना गाना, गाना गुनगुनाना ये एक अलग बात है जो कि बहुत से लोग गुनगुना सकते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो गाने गाने का या संगीत का व्याकरण जानते हैं, उस चीज़ों को जानते हैं ग्रामर को कि कैसे करके संगीत गाया जाता है। तो जो ग्रामर को जानता है संगीत के, उसे ना गाने में प्रॉब्लम आएगी ना बनाने में प्रॉब्लम आएगी, वो इसको एंजॉय कर सकता है। ठीक वैसे ही कि जिन लोगों को क्रिकेट का व्याकरण समझ में आता है, जिन लोगों को क्रिकेट का गणित समझ में आता है, उनको क्रिकेट देखने में खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जिसको क्रिकेट का गणित ही समझ में नहीं आता तो उसको तो वो क्रिकेट देखेगा ही नहीं, उसके लिए तो बोरिंग हो जाएगा। जैसे सभी लोग लगभग दौड़ लेते हैं, दौड़ने का आप गणित समझते हो, सभी लोग दौड़ लेते हैं, लेकिन जो दौड़ने की टेक्निक है या दौड़ने का व्याकरण है वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वैसे ही पढ़ाई सभी स्टूडेंट कर रहे हैं, बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, पर पढ़ाई का जो गणित है या व्याकरण है वो बहुत कम लोग समझते हैं, और जो लोग पढ़ाई का व्याकरण समझते हैं उन्हें कोई भी पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो लोग पढ़ाई का व्याकरण नहीं समझते उन्हें बड़ी समस्याएं आती हैं, उनका मन नहीं लगता, उन्हें नींद आती है, उनके लिए बोरिंग है, वो पढ़ाई भूल जाते हैं, वो कन्फ्यूजन में रहते हैं और फिर उनको छोड़ने को भागने का मन करता है। तो अगर आप स्वयं को समझ चुके हैं कि आपका एलटी ग्रेड क्वालिफाई हो जाएगा, आपने माइंड मेकअप कर लिया है, तो इसके बाद आप थोड़ा सा पढ़ाई का व्याकरण भी समझ लीजिए कि कैसे रिवीजन होता है, कैसे याद होता है, क्या होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, तैयारी शुरू करने के लिए अपने सब्जेक्ट की प्रकृति समझना है। जैसे YouTube पे कोई भी ऐसा टीचर नहीं है कि जिसने किसी भी सब्जेक्ट की पूरी प्रकृति बहुत अच्छे से समझाई हो। अगर आप पूरी प्रकृति को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो सिलेबस में तो आती नहीं है, जो विषय की प्रकृति है सिलेबस में कहाँ आती, सिलेबस तो कहीं और शुरू होता है, लेकिन जो भी सिलेबस होता है प्रकृति के अंदर है। तो आपको क्या करना है, अपने विषय की जो प्रकृति है, जो भूमिका है, वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये सिलेबस से बाहर होती है, इसको आप ऐसे ही कह सकते हो उत्पत्ति, उद्भव या उसकी क्या प्रकृति है। अब जैसे व्याकरण है, अब जब व्याकरण में आप पढ़ोगे हिंदी तो कोई पढ़ रहा है संधि पढ़ रहा है, कोई समास पढ़ रहा है, कोई कारक पढ़ रहा है, कोई प्रत्यय पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, पर एक उसकी प्रकृति है, उसकी एक भूमिका है, उसका एक संदर्भ है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तब आपकी रुचि आती है, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो आपको विषय की प्रकृति बहुत ज़्यादा स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि मेन एग्जाम में, मैं यहाँ प्री की बात नहीं कर रहा, मेन की बात कर रहा, मेन एग्जाम में जो सबसे बड़ा खेल होगा वो विषय की प्रकृति का होगा, जिसमें आपको सिलेबस पता होना चाहिए, उसका अच्छा मटेरियल पता होना चाहिए और उसका पैटर्न पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न कि किस तरीके से आप करोगे। अब वही कोई इतिहास में भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहा है, अब उसको यही नहीं पता कि स्वतंत्रता संग्राम में क्या पढ़ना है, कितनी चीज़ें पढ़ना है। भाई प्रथम, एक तो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और एक मुक्त स्वतंत्रता संग्राम है, तो कौन सा पढ़ना है वो आपको सिलेबस से पता लगेगा। अब मटेरियल आपके पास अच्छी बुक होनी चाहिए। अब जो आदमी बिपिन चंद्रा से पढ़ रहा है, सुमित सरकार से पढ़ रहा है, BL ग्रोवर से पढ़ रहा है, उसकी बात ही और है। फिर आपको पैटर्न भी पता होना चाहिए कि आखिरकार जो नेशनल मूवमेंट है या स्वतंत्रता संग्राम है, तो उसमें भाई साहब क्वेश्चन कैसे पूछे गए। तो ये आपको क्या है, विषय की प्रकृति पता होना चाहिए अगर आप मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और आपको रीडिंग स्किल भी अच्छा होना चाहिए। कई बार आपको क्वेश्चन का आंसर पता है पर आप क्वेश्चन की भाषा ही नहीं समझ पा रहे हो, आप प्रश्न पत्र को पढ़ के ही नहीं समझ पा रहे हो, तो आप क्या वहां पे उसको कर पाओगे। तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको नोट्स बनाने का तरीका आना चाहिए। ये डिमांड है किसकी,
मेन एग्जाम की। अब बहुत से लोग नोट्स बनाने को क्या समझते हैं, उन्होंने एक किताब उठाई और उसकी 10-15 पन्ने नोट कर लिए, लो भाई नोट्स बन गया। ये नोट्स नहीं होता। नोट्स का मतलब है 6-7 किताबों का जो मटेरियल है, खास खास जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको एक जगह पर नोट करना। नोट्स बनाने में कई चीज़ें होती हैं। नोट्स बनाना होता है, फिर उसका रिविजन करना होता है, फिर उसको एनालिसिस करना होता है, फिर उसे अपडेट करना होता है, फिर कुछ खाली जगह भी छोड़ना पड़ती है, और इसके बाद में फिर आपको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट उसको करना पड़ता है, शॉर्ट नोट्स करना पड़ता है। जैसे अगर आप तत्पुरुष समास को, हिंदी का एक टॉपिक है तत्पुरुष समास, ये बहुत बड़ा टॉपिक है तत्पुरुष का। अब आप तत्पुरुष को देखें तो वो ही आपके 60-65 पन्नों में आएगा, अगर ढंग से तत्पुरुष को खोल ले या अच्छे से कर ले, क्योंकि तत्पुरुष में कई समास सम्मिलित हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके बहुत से सूत्र हैं। यह बात मैं संस्कृत कर रहा हूं, 65 तो सूत्र हैं किसमें, तत्पुरुष समास में। तो लेकिन अगर आप इसके 65 सूत्रों को एक पेज पे लिख लेंगे तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा कि अच्छा एक पेज में ही वो 65 सूत्र हैं, फिर आप उसको फैला के लिख लीजिए जो कि 65 पेज में आएंगे। तो ऐसी स्थिति में नोट्स बनाना भी एक कला है। अब बात आई सर मॉक टेस्ट मेन एग्जाम के लिए क्या लगाएं। यहां मैं आपको बता दूं कि एलटी ग्रेड का एग्जाम जो है पीसीएस कराता है, और पीसीएस जो है वो दो अभी तक पेपर उसने क्या कराए, मेन एग्जाम में कराए, जिसमें एक सब्जेक्ट का आप पीसीएस का ले सकते हैं। जैसे किसी का हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो क्या करे, पीसीएस हिंदी का मेन एग्जाम, मेन अनसॉल्व पेपर ले ले। बात समझ में आ रही है आपके, कि आपका अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो मॉक टेस्ट के रूप में आपके पास क्या होना चाहिए, पीसीएस का हिंदी का मुख्य परीक्षा का एक सॉल्व पेपर होना चाहिए, और एक आपके पास जीआईसी का होना चाहिए। ठीक है, ये दो आपके पास क्या होने चाहिए, मॉक टेस्ट होना चाहिए। बाकी आप अन्य राज्यों के भी एलटी ग्रेड के या टीजीटी के क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं। और इसके बाद आपने देखा कि मॉक टेस्ट लगाया, जो क्वेश्चन बिगड़े वो क्वेश्चन नहीं बिगड़े, वो आपका टॉपिक बिगड़ा, फिर आप क्या करें, उसमें फीडबैक लें। तो ये डिमांड होती है किसकी, एलटी ग्रेड में मेन एग्जाम की। और आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम तैयारी को शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप व्यवस्थित तैयारी करेंगे, ढंग से तैयारी करेंगे, प्री और मेन को मिलाकर तैयारी करेंगे, तो बहुत आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे। क्योंकि जो 2 डे एग्जाम होते हैं, 2 डे एग्जाम होते हैं, ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल दबाव बनाते हैं, एक तरीके से मानसिक परिस्थितियां तैयार करते हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं कि 2 एग्जाम, प्री हुआ नहीं हुआ, मेन हुआ नहीं हुआ, क्या होगा। तो ये सब कुछ नहीं है। अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे नोट्स बनाकर, तो आपका आसानी से ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा।